ज़रा बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की। इसके अलावा हम बात करेंगे जो चाइना और इंडिया की जो टेंशन चल रही है उससे हम कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं और उसके इफेक्ट्स पाकिस्तान पे क्या पड़ सकते हैं। इसलिए कि इंडिया बार बार ये बात कर रहा है कि क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे हैं, चाहे वो बिजनेस टर्म्स कह लें या हम उसे दोस्ती का नाम देते हैं, लेकिन मुझे तो खैर वो बिजनेस टर्म्स ही लगते हैं क्योंकि जाहिर है कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो तो हमारा बॉस हो ही चुका है। लेकिन इंडिया इस बारे में बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा सवाल उठाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से अपना हर हर चीज़ अपनी जो है वो एक तरह से चाइना को देता चला जा रहा है। तो इस तरफ हम बात करेंगे कि इसमें क्या देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ठीक सर, थोड़ी इंडिया और चाइना की बात करते हैं कि जिस तरह से इंडिया और चाइना की आपस में टेंशन चल रही है और बीच में बार बार पाकिस्तान का नाम लिया जाता है क्योंकि पाकिस्तान के ऑब्वियसली बिजनेस टर्म्स हैं चाइना के साथ कि वो सी पैक बना रहे हैं, कभी वो कोई ठेका उनको दे रहे, बल्कि जो एयरपोर्ट की बात आप कर रहे थे वो भी चाइना ने ही बना के दिया था। तो मुझे बताइए कि ये कहाँ जाता हुआ आपको लग रहा है, क्या इंडिया हैंडल कर पाएगा चाइना को जिस तरीके से वो बॉर्डर के अंदर आ जाता है और काफ़ी आगे तक भी सुना था कि वो पहुंच गए थे। तो इंडियन फोर्सेस और या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस मामले को कहीं ले जाके ख़त्म कर पाएगी या ये आप इस पे क्या होता हुआ देख रहे हैं? देखें जी, ये बड़ा क्रिटिकल इशू है। जो इंडिया चाइना जो रिलेशनशिप है इस वक्त जिस सिचुएशन में चला गया है, आपको याद होगा पिछले दिनों काफ़ी बड़ा एरिया जो है उस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। अभी लेटेस्ट ये था कल तक के जो इंडियन फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत सारे इलाके जो हैं वो वापस लिए हैं। और एट द सेम टाइम इनके दरमियान जो मुज़ाकरात वगैरह भी हुए हैं, जो मास्को की इंटरवेंशन की वजह से कुछ चीज़ें इनकी बिहाइंड द सीन चल भी रही हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो दोनों मुल्क हैं ये सक्सेसफुल मुल्क हैं और इनके आगे एक बहुत बड़ा फ्यूचर है और पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये वार की तरफ जाएंगे, क्योंकि वार इन हालात में दोनों में से किसी के भी फ़ायदे में नहीं है और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के फ़ायदे में। स्पेसिफिकली ये जो कोरोना क्राइसिस से दुनिया निकल रही है उसकी वजह से जो इकोनॉमीज़ को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है और जो इनकी ग्रोथ रेट्स इंडिया की जो है वो अभी समझा जा रहा है कि नेगेटिवली भी जा सकती है। यही बात जो है वो चीन के अंदर है और वहाँ पे करोड़ों लोग हैं जो कि इफ़ेक्ट हुए हैं ये जो कोरोना की वजह से। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये वार की तरफ जाएंगे। दूसरा ये है कि इनकी एक लंबी हिस्ट्री है। आप देखें चीन की एक जंग जो हुई 62 की, उसके बावजूद जो है उनके दरमियान ताल्लुकात में काफ़ी गर्मजोशी आई, जिसकी वजह से इनके दरमियान तजारत का बहुत बड़ा एक वॉल्यूम था अभी अनटिल रिसेंटली कोरोना से पहले। लेकिन अब जो सिचुएशन डिवेलप हो रही है इसके अंदर ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है कि चीन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान बहरहाल एक ओपन किस्म की कोल्ड वार है और उसमें इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी उनको नज़र आ रही है कि चीन के खिलाफ जो घेराव करने का एक इंटरनेशनल आप समझ लें कि प्लान है, उसके अंदर उनको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि वो चीन के मुकाबले में अपने आप को स्टेबल करें इस खिते में। और इस हवाले से उनको बड़ी इंटरनेशनल सपोर्ट भी है और ख़ुद एशिया के अंदर मसलन जापान जैसी कंट्रीज़ जो हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया और इस तरह की कंट्रीज़ की उनको सपोर्ट है। तो पाकिस्तान का नाम उसमें इसलिए आता है कि एशिया के अंदर ये जो जितनी कंट्रीज़ हैं इनमें पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मुकम्मल तौर पे आप यूँ समझ लें कि चाइना की एक क्लाइंट स्टेट बन गई है। उसमें चाइना की जिस हद तक इन्वेस्टमेंट है और जिस हद तक इंटरफेरेंस है, और इंटरफेरेंस इसलिए है कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वो समझ लें कि पूरे तौर पे चाइना पे डिपेंडेंट है, बल्कि चाइना ने अपने हाथ में ले लिया है। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता एक साल में 3 दफ़ा जो है वो चीन की वजह से जो है वो कश्मीर इशू को सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस किया गया। अगर चीन जो है फार्मली ना सही, लेकिन फिर भी जो डिस्कशन ही हुई है, चूँकि गुज़श्ता 70 साल में ये इतने दफ़ा ये सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन नहीं हुई जो एक साल में हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये दूसरी तरफ जो इंडिया के साथ उनकी अपनी एक सिचुएशन बन गई है ये यूनियन टेरिटोरीज़ बनाने के बाद।
जिसको चीन ने ओपनली ओपोज किया है। तो उसकी वजह से जाहिर है ये सारा जो है वो चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक ऐसा नेक्सस आप कह सकें या चीन की डोमिनेंस कह सकें, वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसमें पाकिस्तान अब चीन की किसी बात को जो है वो ना नहीं कर सकता। यानी इवन देन कि अगर चीन चाहे तो उसको जंग में भी, और इस तरह प्रैक्टिकली आप देख लें इंडिया के खिलाफ जो सरहद पे ये जो गुज़श्ता 1.5 साल से ये जो गोलाबारी हो रही है, ये इसमें भी लोग ये समझ रहे हैं कि चीन जो है वो इंडिया को दोनों तरफ से जहाँ जहाँ से उनको, बांग्लादेश के अंदर भी एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो नेपाल में भी एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो इस हवाले से बहरहाल ये एक क्लैश है जो कि इंटरनेशनल क्लैश है, जो अनफॉर्चुनेटली आके तो हमारे खिते में जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सर ये कहाँ आपको क्या लग रहा है कितने दिन और ये टेंशन चलती रहेगी चाइना की और इंडिया की, ये जल्दी ये टेबल टॉक करके और बस ये इसको? नहीं, मेरे ख्याल में ये इसको बहुत जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। जो है वो चाइना की पॉलिसी ये है कि तमाम पड़ोसियों के साथ इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। 13 कंट्रीज हैं जिनके साथ चाइना की बॉर्डर्स मिलती हैं, जिनमें से तकरीबन 12 के साथ उन्होंने ये सारे इस डिस्प्यूट जो हैं उनको सेटल कर दिया है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि उनकी ये बड़ी जो है वो लगी बंदी पॉलिसी है कि इसको रिजॉल्व करो, ख्वाह किसी कीमत पे भी करो। बिल्कुल सही। और दूसरा जो है वो इस वक्त जिस पोजीशन में है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से, मैं नहीं समझता कि ये उनके इंटरेस्ट में है कि वो इंडिया के साथ कोई बहुत ज़्यादा तसादम की सिचुएशन में जाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ कि उनको इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि FATF आ रहा है, आपको पता है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और काफी कोशिश के बावजूद निकल नहीं पाया। इस दफा क्या सूरत लग रही है आपको? क्योंकि इन्होंने कई लोगों को, चाहे वो हाफिज सईद हों या मसूद अजहर हों, और इस तरह की बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन, बैन ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके ऊपर भी इन्होंने पाबंदी लगाई है। अब ये और बात है कि वो नाम बदल के फिर आ जाते हैं और इलेक्शन तक लड़ लेते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ कोशिश की है। तो आपको लग रहा है कि निकल पाएंगे ये ग्रे लिस्ट से? देखें जी, ये इस वक्त जो कुछ इन्होंने पार्लियामेंट में किया ना, ये भी ग्रे लिस्ट की वजह से ही किया कि ये जो धूस और धांधली के जरिए उन्होंने कानून पास करा दिया, इसका बेशतर हिस्सा जो है वो इसी वजह से था। तो इसलिए इस दफ़ा इनके पास काफ़ी कुछ है पेश करने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये जो इलीगल या बैन किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टिल ऑपरेट कर रही हैं, ये आपकी बात दुरुस्त है। और ये स्पेशली जो आज़ाद कश्मीर के इलाके में बिल्कुल ओपनली जो है वो वही काम कर रही हैं जो वो पहले करते थे, चंदे कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। सो आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन ऑपरेटिंग, कि जब वो सारा काम वही कर रहे हैं, और काम ही दो थे उनके, एक लोगों को दर्स देना कि जहाद करो या दहशत गर्दी का दर्स देना, और दूसरा चंदा जमा करना। तो वहाँ पे ओपनली ये दोनों काम इस वक्त भी हो रहे हैं। लेकिन वहाँ चूंकि मेरे ख्याल में कोई मीडिया नहीं है या इस वजह से मुमकिन है अननोटिस जा रहा हो, लेकिन खुद पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें डिफरेंट नामों से और डिफरेंट रूप लेके तो ये काम हो रहा है। अलबत्ता ये पार्लियामेंट का बिल जो है ये एक सब्सटेंशियल किस्म की अचीवमेंट है जो ये पेश करेंगे कि देखें जी हमने ये सारे कवानीन बना दिए, क्योंकि उसमें एक बड़ा इशू बेशक जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी थी, लेकिन एक बड़ा इशू जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग था, जो इंटरनेशनल जो मॉनिटर करते हैं फंडिंग को उनके नज़दीक। तो अगर ये ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकते, मे भी